नमस्कार साथियों, निष्ठा 2020-21 के ऑनलाइन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता में आप सभी का स्वागत है। यह चर्चा स्कूलों में सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों पर आधारित है जो छोटे बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस चर्चा के दौरान हम न केवल विद्यालय के लिए बल्कि विद्यालय के बाहर भी सभी बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति तक हम किन-किन दक्षताओं, कौशलों को अर्जित कर सकेंगे या व्यवहारगत कर सकेंगे। शिक्षक सड़क सुरक्षा के घटकों को जानते हैं और बच्चों को भी जागरूक करते हैं। शिक्षक हिंसा और उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूपों को समझते हैं और बचाव हेतु स्वयं भी तत्पर हैं और बच्चों को भी जागरूक करते हैं। शिक्षक ये जान सकेंगे कि इंटरनेट, मीडिया और तमाम तरह के संचार के साधन ये केवल साधन है, न कि साध्य, और बच्चों को इनके समुचित प्रयोग और सुरक्षित प्रयोग के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। शिक्षक विद्यालय स्तर पर बच्चों के सुरक्षा संबंधी रणनीतियां बना सकते हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में हम जिन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वो इस प्रकार है: सड़क सुरक्षा, हिंसा और उत्पीड़न, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया का सुरक्षित उपयोग। विद्यालय सुरक्षा को बच्चों के लिए अपने घरों से विद्यालय सुरक्षित जाने और फिर सुरक्षित आने तक सुरक्षित वातावरण निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले एक दशक में भारत में लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्राथमिक सुरक्षा सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीकों को अपने व्यवहार में अपनाने से है। सड़क सुरक्षा के लिए बच्चों को चाहिए कि संकेतों को जानें। सबसे पहले बच्चों को सड़क पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के सभी रंगों का मतलब पता होना चाहिए। उन्हें ये जानना चाहिए कि वो किस रंग पे क्या प्रतिक्रिया देंगे। लाल का मतलब ठहरो, पीले का मतलब देखो, तैयार हो, और हरे रंग का मतलब होता है जाओ। इस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल के सभी संकेतों को वो समझ सकते हैं। इसका अभ्यास शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में रोल प्ले के माध्यम से भी करा सकता है। दूसरा बिंदु है कि जब भी सड़क पर हमें पार करना हो, हम पहले अपने दाएं बाएं देखें, फिर सड़क पार करें। कि जब भी हम स्कूल आते जाते वक्त या कहीं भी आते जाते वक्त हम बीच सड़क पर न चलें। हमेशा पैदल यात्री पथ का प्रयोग करें और अगर सड़क पार करना है तो चौराहे या पैदल यात्री पथ का प्रयोग करें। चलते हुए वाहन जैसे बस, कार इत्यादि से हाथ बाहर न निकालें। कभी भी मोड़ पर से सड़क पार न करें जहां से गाड़ियां टर्न लेती हैं, और सड़कों पर कभी दौड़े नहीं या दौड़कर सड़क पार न करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि सड़क सुरक्षा के इन आयामों को या घटकों को अगर हम बच्चों के व्यवहार में अप्लाई कर दें तो हम बहुत हद तक सड़क जोखिमों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। अगला बिंदु है हिंसा और उत्पीड़न। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा।
बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को बल्कि उनके भावात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डाल सकती है। भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक है और लाखों बच्चों के लिए कठोर वास्तविकता। दुनिया के आधे से अधिक बच्चों ने गंभीर हिंसा को सहन किया है। हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अल्प और दीर्घकालिक रूप से हानिकारक है। ऐसे बच्चों के सीखने और सामाजिक समन्वय की क्षमता कम हो सकती है। छोटे बच्चे अपना बचाव करने में और भी अधिक अशक्त होते हैं। सभी बच्चों को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है। इसलिए उनके परिवारों और शिक्षा संस्थानों को उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विशिष्ट तरीके अपनाने होंगे। WHO के अनुसार हिंसा स्वयं के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति या किसी समूह या समुदाय के विरुद्ध किए गए क्रियाकलाप से है, चाहे धमकी स्वरूप या वास्तविक, जिसका परिणाम शारीरिक, मनोवैज्ञानिक नुकसान, दुर्बलता या कुविकास के रूप में होता है। हालांकि आमतौर पर जो कुछ भी हानिकारक या क्षतिकारक तरीके से उत्तेजित किया जाता है वह हिंसा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, भले ही वह हिंसा के मतलब से नहीं हो। या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है और जिससे उसे चोट, चाहे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या यौन, पहुंचती है, वह हिंसा है। शक्तिशाली लोग कम शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं। हिंसा कई रूप में हो सकता है, चाहे लैंगिक विभेदीकरण, उपहास या मजाक उड़ाना, शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना, या बच्चों के साथ किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार। ये सभी हिंसा और उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। हिंसा और उत्पीड़न किसी भी रूप में देखा या पाया जा सकता है, शारीरिक रूप में, मनोवैज्ञानिक या भावात्मक रूप में, यौन या सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूप में। शारीरिक रूप में हिंसा कई रूप में देखी जा सकती है, जैसे शारीरिक दंड, जिसे मुख्यतः घर या परिवार या शिक्षा संस्थानों द्वारा अनुशासन बनाए रखने या व्यवहार परिमार्जन के रूप में मुख्यतः दिया जाता है। शारीरिक हिंसा बेहद ही गंभीर चोट पहुंचाने या हत्या के रूप में भी हो सकती है। संपत्ति का नुकसान, व्यक्ति या समूह द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक संपत्ति का नाश करना। मनोवैज्ञानिक या भावात्मक हिंसा भी कई रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे किसी को डराना, धमकाना, किसी के बारे में अफवाह उड़ाना, व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से किसी का बहिष्कार करना या किसी का तिरस्कार या अपमान करना। उसी प्रकार यौन हिंसा के भी कई रूप सामने आते हैं, जैसे छेड़खानी यानी अश्लील बातें करना, गंदे या भद्दे कमेंट्स करना, छीटाकशी करना, बलात्कार, जो कि एक बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है और आज के समय में यह हिंसा के रूप में अत्यधिक भयानक रूप ले चुका है। लिंग भेद यानी लिंग के आधार पे विभेदीकरण करना, किसी को अनचाहे रूप से, अनचाहे ढंग से गलत जगह पे छूना या अजीब तरह से घूरना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंसा और उत्पीड़न के और भी बहुत सारे रूप हैं जो हमारे सामने आते हैं। बच्चों पर होने वाली हिंसा का स्वरूप। यूनिसेफ के एक सर्वे के हिसाब से 30 तरह की हिंसा भारतीय माता पिता अपने 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों पर अनुशासन सिखाने के नाम पे करते हैं। यूनिसेफ के सर्वे के हिसाब से बच्चों पर होने वाली 30 तरह की हिंसाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें जलाना, चिकोटी काटना, थप्पड़ मारना, छड़ी, बेल्ट, छड़ आदि से पीटने को शारीरिक हिंसा में रखा गया है।
वहीं दोषारोपण, आलोचना करना, चिल्लाना, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने को मौखिक हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा बच्चों को खाना ना देना, बाहर जाने से रोकना, भेदभाव करना, मन में भय पैदा करना जैसे उत्पीड़न को भावात्मक उत्पीड़न की श्रेणी में शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MOWCD 2007 ने भारत में एक नेशनल सर्वे ऑफ चाइल्ड एब्यूज का एक देशव्यापी सर्वेक्षण किया, जिसमें 13 राज्यों के 12,447 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 50% बच्चों ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण से पीड़ित होने की सूचना दी। इन 50% की संख्या में से 53% यौन शोषित केवल लड़के थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यौन उत्पीड़न किसी भी वर्ग, चाहे गरीब या संभ्रांत हो, शिक्षित या अशिक्षित हो, किसी भी जाति या संप्रदाय से जुड़ा हो, किसी भी लिंग, चाहे वह लड़का हो या लड़की, या किसी भी जगह, चाहे वह घर हो, परिवार हो, संस्थान हो या कोई अन्य भी जगह हो, पाया जा सकता है। और सबसे दुखद ये है कि हम अक्सर पाते हैं कि यौन शोषण करने वाला परिवार का ही रिश्तेदार या दोस्त होता है, या कोई ताकतवर व्यक्ति होता है, जिससे पीड़ित को अपने अनुभवों को उजागर करने के साथ साथ शोषण करने वाले की पहचान उजागर करने में बहुत मुश्किल होता है। यौन उत्पीड़न या हिंसा से बचाव हिंसा मुक्त वातावरण बनाने का आधार है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि हम अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न का दृढ़ता से विरोध करें और ना कहना शुरू कर दें। हम शांत न रहें, अपने घर परिवार के किसी भी विश्वसनीय सदस्य को इसके बारे में सूचित करें या इसके बारे में प्राथमिकी रिपोर्ट कराएं, क्योंकि कभी कभी हमारी चुप्पी स्थिति को और भी भयावह बना देती है। मौका मिलते ही हम उस व्यक्ति से दूर चले जाएं और किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाएं, वहां खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। लोगों, सेवाओं या संस्थाओं की मदद ले। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 का भी मदद ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो बच्चों का यौन शोषण करता हो, चाहे वो वयस्क हो या बच्चा, अनुच्छेद 34 को तोड़ता है और उसे इस कानून के तहत दंड भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए पास्को एक्ट 2012 अधिनियम के तहत कानून का प्रावधान है। व्यक्तिगत सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट बनाएं, जिसमें माता पिता, शिक्षक, बुजुर्ग, रिश्तेदार, मित्र, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, कर्मी, यहाँ तक कि पुलिस या गैर सरकारी संगठन के लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। हमारे विद्यालय में जब बच्चे इस दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो अपनी मनोभाव को किसी से साझा करने में खुद को असहज महसूस पाते हैं। अगर हमें ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है तो हमें कुछ गतिविधियों का आयोजन करना होगा। उनमें से कुछ गतिविधियों का विवरण हम यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली गतिविधि है चित्र एक एहसास अनेक। इस गतिविधि में हम अपने बच्चों को सादे कागज पर किसी एक परिस्थिति या घटना को दर्शाते हुए उनके चित्र बनाने को कहेंगे। फिर उसका सूक्ष्म अवलोकन करेंगे और बच्चों की मनस्थिति जानने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम यह समझ पाएंगे कि हमारे छात्रों के भीतर क्या चल रहा है। अगर किसी तरह की कोई समस्या दिखाई दे रही है तो फिर हम उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। दूसरी गतिविधि है प्रश्न पेटिका पढ़े मन की बात। हम अपने छात्रों को उनके जीवन के 4 बुरे अनुभव लिखने को कहेंगे और चुपके से बिना नाम लिखे उस प्रश्न पेटिका में डालने को कहेंगे। हम देखेंगे कि हमारे बच्चों ने कौन कौन सी भावनाओं को साझा किया है और किस किस भावनाओं की प्रबलता है। अगर किसी छात्र ने किसी चिंताजनक घटना का वर्णन किया है तो हम फिर सारे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन पर विशेष ध्यान देंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस बच्चे के साथ कौन सी समस्या है और उस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो देखेंगे
जिसको देखकर हम बच्चों के साथ होने वाली हिंसाओं के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। ये लो, और साथ ही अपना साथ टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। पर भी विचार कर सकें। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना गुड़िया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूँगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई व प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती, तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरे मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर
1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भय मुक्त व जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, न ही इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इनसे बचाव के उपायों से बच्चों या छात्रों को जागरूक कर हम उनकी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वे आपदाएं मुख्यतः हैं भूकंप, बाढ़, आग लगना, चक्रवात इत्यादि कुछ ऐसी आपदाएं हैं। इन आपदाओं के प्रबंधन के लिए हम बच्चों को जागरूक करेंगे और कुछ रणनीतियां अपनाएंगे जिससे हम बच्चों को सुरक्षित कर सकें। इसमें विद्यालय विकास योजना में हम सुरक्षा मुद्दों को शामिल करें। आपदा जोखिम में कमी करने की शिक्षा और इसके प्रसार के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए परिवारों और समुदायों में उपयुक्त रणनीति को अपनाएं। विद्यालय में सुरक्षा के लिए प्रासंगिक मानदंड और मानक अपने विद्यालय भवन और गतिविधियों में लागू करवाएं। बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करें। स्कूल प्रशासन साप्ताहिक ज्ञान और जीवन कौशल निर्माण गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करें। सुरक्षा नियोजन अभ्यास में पंचायत राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों और लाइन विभागों को शामिल करें। साथियों, आजकल हम शीघ्रता से सूचनाओं के संग्रह के लिए इंटरनेट जैसे मीडिया या मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि यह जानकारी का एक समृद्ध स्रोत है, लेकिन सभी प्राप्त जानकारी या विज्ञापन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गलत सूचनाएं हमारे व्यवहार व मनोदृष्टि को प्रभावित करते हैं। अपराधों की दुनिया में नित्य नए बदलाव हो रहे हैं, जिसमें साइबर क्राइम भी महत्वपूर्ण है। साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक और अभिभावक को चाहिए कि वे अपने बच्चों के बर्ताव पर नजर रखें। उनकी नींद कैसी है, खान पान में दिलचस्पी कैसा है, चिड़चिड़ापन तो नहीं, रिश्तेदारों से मिलने में कतरा तो नहीं रहे, अकेले रहने के लक्षण तो नहीं। ये सारे लक्षण तनाव के हो सकते हैं। टीचर को देखना चाहिए कि बच्चों के बर्ताव में अचानक से बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार हम बच्चों को के व्यवहार को अध्ययन करके उनको इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में निम्न जानकारियां दे सकते हैं कि किसी भी प्राप्त जानकारी या सूचना पर प्रतिक्रिया देने या सोशल मीडिया पर इसे फॉरवर्ड करने से पहले जानकारी या सूचना की प्रामाणिकता जांच लें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को संपर्क सूची से हटा दें जो संदेहास्पद है या उसे ब्लॉक कर दें। साइबर अपराध असुविधा, वित्तीय हानि और पीड़ित की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा होता है। हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हम ये ध्यान दें कि हमें क्या, कैसा, कितना और किसके साथ जानकारी साझा करनी चाहिए। मीडिया और इंटरनेट के उपयोग के दौरान आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर भी बच्चों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। हम बच्चों से एक गतिविधि कराएंगे। हम श्यामपट्ट पर एक तालिका बनाएंगे। उस गतिविधि का नाम कितना समय कहाँ बिताया। तालिका को हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे जिसमें हम समय, क्रियाकलाप और मीडिया और गैजेट्स का उस दौरान प्रयोग और कितना समय और किस कारण से दिया की तालिका बनाएंगे और बच्चों को उनके अपने दिनचर्या के हिसाब से इसे भरने को कहेंगे। और इस प्रकार हम इस गतिविधि को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम ये आकलन करें कि हमारे बच्चे या हमने कितना समय कहाँ बिताया है और समय को सही जगह पर
लगाना सीखेंगे। विद्यालय स्तर पर हम अपने बच्चों से कुछ गतिविधियां करा के इन समस्याओं का निदान पा सकते हैं, जैसे प्रश्न पेटिका, केस स्टडीज। हम बच्चों के केस स्टडी करके उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं और उसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। रोल प्ले के माध्यम से हम समस्याओं को बच्चों के सामने रखकर उनके निदान को भी उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। डिबेट के माध्यम से हम किसी भी तथ्य के उपयुक्तता और अनुपयुक्तता पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। प्रश्न प्रतियोगिता के माध्यम से हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही भी हम इन समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। साथ ही हम अपने बच्चों में जीवन कौशल को विकसित करने के साथ ही उनकी सुरक्षा के आयामों को व्यापक बना सकते हैं। हम उनमें आत्म जागरूकता, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानुभूति और भावनाओं के प्रबंधन तथा पारस्परिक कौशल और प्रभावी संचार के माध्यम से उनके अंदर इस तरह का स्किल डेवलप कर सके कि वे अपनी सुरक्षा करने में स्वयं सक्षम हो सकें। साथियों, स्टॉप वायलेंस, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और इस प्रशिक्षण में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।